नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक, सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स के बारे में। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। स्कूली शिक्षा के अलावा कॉम्पिटिशन्स की तैयारी में महत्वपूर्ण योगदान देने वाला टॉपिक है। इस टॉपिक में हम देखेंगे कि संश्लेषित रेशे क्या है, संश्लेषित रेशों के प्रकार एवं उनके गुणधर्म के बारे में, प्लास्टिक क्या है, प्लास्टिक का वर्गीकरण देखेंगे, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या है, प्लास्टिक के क्या क्या अनुप्रयोग हैं और प्लास्टिक और पर्यावरण का क्या संबंध है। तो इस प्रकार की महत्वपूर्ण चर्चा हम करने वाले हैं। इस टॉपिक में से ऐसा कोई कॉम्पिटिशन्स नहीं है जिसमें यदि सामान्य विज्ञान के प्रश्न आते हो और इसमें से प्रश्न न आया हो। तो आपको ध्यान से देखना है, बहुत ही सरल भाषा में समझाने का प्रयास किया गया है। किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी यदि आपकी है तो कमेंट्स बॉक्स में लिखिए और हमारे जो टेलीग्राम है उससे भी आप जुड़ सकते हैं। आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया गया है। इंस्टाग्राम का भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और विज्ञान की जितने भी वीडियो है वो प्लेलिस्ट से आप देख सकते हैं। राजस्थान जीके के भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। संश्लेषित रेशे, हमारी जो ड्रेसेज हैं, पोशाक है, वो कपड़ों से बनती हैं और कपड़े आप देखना छोटे छोटे धागों से बनते हैं और धागे रेशों से बनते हैं। ये रेशे दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक रेशे, कृत्रिम या संश्लेषित रेशे। प्राकृतिक रेशे किसे कहते हैं? तो कुछ रेशे जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं, पेड़ पौधों से तथा जीव जंतुओं से, इन्हें प्राकृतिक रेशे कहते हैं, जैसे ऊन है, जूट है आदि। तथा कुछ रेशे जो मनुष्य द्वारा विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा बनाए जाते हैं, उन्हें सिंथेटिक या संश्लेषित रेशे कहते हैं। उदाहरण के लिए रेयान, आर्लोन, डेक्रोन आदि। इन्हें मानव निर्मित रेशे भी कहा जाता है। आइए बात करते हैं संश्लेषित रेशों की। संश्लेषित रेशे या कृत्रिम रेशे, इनको मानव निर्मित रेशे भी कहा जाता है क्योंकि इन्हें मनुष्यों द्वारा बनाया जाता है। उदाहरण के लिए नायलॉन, रेयॉन, पॉलिएस्टर आदि। संश्लेषित रेशे बहुलक हैं। अब बहुलक क्या होता है? जैसे एक मोतियों की माला होती है, उसमें बहुत सारे एक एक मोती मिलकर पूरी माला बनाते हैं, तो एक मोती को एक इकाई मान सकते हैं और पूरी माला को मोतियों का बहुलक कर सकते हैं। इसी प्रकार से संश्लेषित रेशे छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर एक लंबी श्रृंखला बनाते हैं। यह लंबी श्रृंखला बहुलक है। संश्लेषित रेशों के प्रकार, ये कितने प्रकार के होते हैं और इनके गुणधर्म। पहला, रेयॉन। इसे कृत्रिम रेशम भी कहा जाता है क्योंकि यह बिल्कुल रेशम के समान होता है और रेशम के विकल्प के रूप में काम में लिया जाता है। रेयान और कपास को मिलाकर चादरें तथा कालीन या गलीचा बनाया जाता है। दूसरा है नायलॉन, जिसे आप जानते ही हो, यह पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा है। ध्यान में रखना है, पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा। इसका उपयोग पैराशूट बनाने में, चट्टानों पर चढ़ने हेतु नायलॉन के रस्से बनाए जाते हैं। जुराब, दांत साफ करने का ब्रश, तंबू, स्लीपिंग बैग, पर्दे आदि बनाने में नायलॉन का उपयोग किया जाता है। अगला रेशा है आर्लोन। इसका रेशा ऊन के समान होता है। जितने भी हम आजकल सर्दियों में जो कपड़े पहनते हैं ऊनी, वह अधिकतर आर्लोन प्रकार के सिंथेटिक रेशों के बने होते हैं। इसका रेशा ऊन के समान है और इसे कृत्रिम ऊन भी कहते हैं। अगला है डेक्रोन। इसका उपयोग अन्य रेशों के समान वस्त्र, कपड़े बनाने में किया जाता है। इसे पॉलिएस्टर भी कहते हैं। इससे बने वस्त्रों में आसानी से सिलवटें नहीं पड़ती, ये आसानी से धुल जाते हैं। तो इस प्रकार से कपड़े बनाने के लिए एक बेस्ट सिंथेटिक फाइबर ये होते हैं। प्राकृतिक एवं कृत्रिम धागों को मिश्रित करके वस्त्र बनाए जाते हैं
उन्हें टेरिकोट कहते हैं। ये प्रश्न बार बार आता है, टेरिकोट किसे कहते हैं? तो आपको याद रखना है, प्राकृतिक प्लस कृत्रिम धागों से बनाए जाने वाला रेशा टेरिकोट कहलाता है। प्लास्टिक के बारे में बात करते हैं। छोटे कार्बनिक अणुओं से मिलकर उच्च अणुभार वाली संरचनाएं बनाते हैं, उन्हें प्लास्टिक कहते हैं। प्लास्टिक एक प्रकार का संश्लेषित बहुलक ही है। उदाहरण के लिए बेकेलाइट, पॉलीथीन, टेफ्लॉन, पीवीसी ये प्लास्टिक के उदाहरण हैं। प्लास्टिक दो प्रकार की होती हैं, थर्मोप्लास्टिक अर्थात ताप सुनम्य या ताप सुगटे, दूसरी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, ताप दृढ़ प्लास्टिक भी इसे कहते हैं। इनके बारे में अभी हम चर्चा करते हैं। थर्मोप्लास्टिक, थर्मो का मतलब होता है गर्म करना। ऐसी प्लास्टिक जिसे बार बार गर्म करके काम में लिया जा सके। तो आपने देखा होगा बहुत सारी प्लास्टिक को बाजार में वापस खरीद लिया जाता है, तो वह थर्मोप्लास्टिक का ही प्रकार है। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। तो ऐसी प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से पिघल जाती हैं और ठंडा करने पर कठोर हो जाती हैं, इसे कई बार नई आकृतियों में ढाला जा सकता है। उदाहरण के लिए पॉलीथीन है, पीवीसी है, पॉलीस्टाइरीन है, ये उदाहरण है। घरों में काम में आने वाले डब्बे, पानी के पाइप आदि पीवीसी के बनते हैं। खिलौने, कंघा, बाल्टियां आदि भी इसी प्रकार की प्लास्टिक से बनी होती हैं। दूसरी प्रकार की प्लास्टिक है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, जिसे ताप दृढ़ प्लास्टिक भी कहते हैं। इसके नाम से ही पता चलता है कि थर्मोसेटिंग, थर्मो अर्थात गर्म करने पर एक बार सेट हो जाए, बार बार पिघलाया नहीं जा सके। तो ऐसी प्लास्टिक जो गर्म करने पर और अधिक कठोर हो जाती हैं और पिघलती नहीं है, इन्हें किसी एक आकृति में डाल देने के पश्चात दोबारा किसी आकृति में नहीं डाला जा सकता, इसे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं। उदाहरण के लिए बेकेलाइट। अब बेकेलाइट का उपयोग बिजली के स्विच, बटन बनाने में, बर्तनों के हत्थे बनाने में, गाड़ियों की बैटरियां आदि बनाने में जो प्लास्टिक काम में आती हैं वह थर्मोसेटिंग है और उसका उदाहरण है बेकेलाइट। बेकेलाइट एक प्रकार है, उदाहरण है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का। आइए बात करते हैं प्लास्टिक के उपयोग या अनुप्रयोग के बारे में। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। बिजली के तारों पर प्लास्टिक का आवरण चढ़ाया जाता है। क्यों? क्योंकि बिजली के तारों में विद्युत का प्रवाह होता है और प्लास्टिक विद्युत की कुचालक हैं। दूसरा है खाना बनाने के पात्र के जो हैंडल होते हैं वह प्लास्टिक के बनाए जाते हैं। फ्राई पैन, विद्युत उपकरण जैसे विद्युत इस्त्री प्रेस, विद्युत केतली आदि के जो हत्थे हैं वो बेकेलाइट प्लास्टिक के बनाए जाते हैं। बेकेलाइट पदार्थ है जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण है। अचार, मसाले, तेल के जरीकेन, अम्ल, तेजाब आदि का संग्रहण इकट्ठा करने के लिए जो बर्तन होते हैं वह भी प्लास्टिक के ही बने होते हैं। कृषि के क्षेत्र में सिंचाई हेतु जो पाइप काम में आते हैं वह पीवीसी प्लास्टिक के बनते हैं। दवाइयों की गोलियों के रेपर अर्थात कवर, पीने की दवाई की बोतल, दस्ताने, ऑपरेशन में काम आने वाले धागे आदि प्लास्टिक के बने होते हैं। माइक्रोवेव में खाद्य सामग्री को पकाने हेतु जो बर्तन काम में लिए जाते हैं वो प्लास्टिक के होते हैं, क्योंकि प्लास्टिक विद्युत की कुचालक हैं। नॉन स्टिक बर्तन बनाने में, नॉन स्टिक तवा, कढ़ाई आदि बनाने में एक विशेष प्रकार की प्लास्टिक काम में आती हैं, याद रखना है। नॉन स्टिक बर्तन बनाने में काम में आने वाला पदार्थ जो है वो है टेफ्लॉन। इन पर टेफ्लॉन की परत चढ़ी होती है। आग बुझाने वाले जो कर्मचारी जो ड्रेस पहनते हैं वह भी विशेष प्रकार की प्लास्टिक वाले पदार्थ मेलामाइन की बनी होती है। इस पर मेलामाइन की परत चढ़ी होती है ताकि वह अग्निरोधक हो सके। तो आइए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। वह पदार्थ जो सामान्यतः रसोई के नॉन स्टिक बर्तनों को बनाने में काम में लिया जाता है, अभी बात की थी, कौन सा है? इसका सही उत्तर है टेफ्लॉन। निम्नलिखित में से कौन से समूह में सभी संश्लेषित रेशे हैं? आप वीडियो को बीच में रोक सकते हैं। इसका सही आंसर है नायलॉन, टेरिलीन, रेयोन, ये सारे ही सिंथेटिक फाइबर हैं। तीसरा प्रश्न, रसोई के बर्तनों के हैंडल बनाने में सबसे उपयुक्त पदार्थ कौन सा है? पॉलीथीन, नायलॉन, पीवीसी, बेकेलाइट। तो आपको पता है
रसोई के बर्तन के हैंडल बनाने में जो काम में आता है वो बेकेलाइट प्लास्टिक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य गुण प्लास्टिक का नहीं है? इस प्रकार के प्रश्नों को ध्यान से पढ़ना है। नहीं है, अक्रियाशील, टिकाऊ, भार के हल्के और विद्युत के सुचालक। तो सभी गुण प्लास्टिक में हैं, द को छोड़कर। प्लास्टिक अक्रियाशील भी हैं, इसीलिए हजारों वर्षों तक बिल्कुल वैसी की वैसी पड़ी रह सकती है। टिकाऊ भी हैं, भार में हल्की होती हैं, लेकिन प्लास्टिक विद्युत की सुचालक नहीं है। यदि विद्युत की सुचालक होती तो इसमें करंट आने की संभावना रहती, जो कि प्लास्टिक में नहीं आता है। तो प्लास्टिक का गुण नहीं है विद्युत का सुचालक होना, जबकि आपने पढ़ा होगा धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं, इसलिए उनके तार बनाए जाते हैं। प्लास्टिक विद्युत की सुचालक नहीं है, इसलिए इनके तारों के कवर बनाए जाते हैं। ध्यान में रखना है हमेशा। पांचवा प्रश्न, थर्मोप्लास्टिक, ऐसी प्लास्टिक जिसे बार बार गर्म करके काम में लिया जा सके। बेकेलाइट नहीं है, क्योंकि बेकेलाइट के बर्तनों के हैंडल बनाने के काम में आती है। मेलामाइन ये भी नहीं है, क्योंकि ये अग्नि शमन वालों की ड्रेस बनाने के काम में आती हैं। पॉलीथीन ये है, इसे बार बार गर्म करके काम में लिया जा सकता है, तो ये थर्मोप्लास्टिक है। रिक्त स्थानों को भी देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है। संश्लेषित रेशों को और क्या क्या कह सकते हैं? तो कृत्रिम और मानव निर्मित रेशे भी कहलाते हैं। रेयन को कृत्रिम रेशम भी कहा जाता है। तो कृत्रिम रेशम कहा जाने वाला जो फाइबर है, संश्लेषित रेशा है, वह है रेयन। एसीटोनाइट्राइल के बहुलीकरण से जो रेशा प्राप्त होता है वह कृत्रिम रेशा आर्लोन है। संश्लेषित रेशों की भांति प्लास्टिक भी एक प्रकार का बहुलक है। बहुलक के बारे में अभी हम पढ़ ही चुके हैं। बहुत सारी छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बनी हुई संरचना ही बहुलक है, यानी बहुत सारी छोटी छोटी इकाइयां मिलकर जो संरचना बनती है वो बहुलक है। जैसे माला के मोतियों से पूरी माला बनती है, तो ये एक मोती एक इकाई और पूरी माला बहुलक है। प्लास्टिक और पर्यावरण, हमारे दैनिक जीवन में प्लास्टिक की वस्तुओं का उपयोग दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, जो पर्यावरण के लिए हितकर नहीं है। प्लास्टिक में बहुत सारे विशिष्ट गुण होते हुए भी ये पर्यावरण को काफ़ी नुकसान पहुंचा रहा है, क्योंकि ये जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ हैं, अर्थात इसका अपघटन नहीं होता है। और जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ लंबे समय तक वातावरण में पर्यावरण में बने रहते हैं। इसी प्रकार से जैव निम्नीकरणीय जो पदार्थ है उनका अपघटन हो जाता है। तो प्लास्टिक जैव अनिम्नीकरणीय है, इसलिए हमें 4R सिद्धांत का प्रयोग करना चाहिए। प्लास्टिक के संदर्भ में 4R सिद्धांत क्या है? रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल और रिकवर। अर्थात उपयोग कम करिए, पुनः उपयोग करिए, पुनः चक्रित करिए और पुनः प्राप्त करिए। इस प्रकार से प्लास्टिक के उपयोग को कम किया जा सकता है और पर्यावरण को प्लास्टिक से बचाया जा सकता है। तो हमें प्लास्टिक का उपयोग कम से कम करना चाहिए। प्लास्टिक बैग की बजाय कपड़े की थैली आदि का उपयोग या कागज़ के पैकेट्स का उपयोग करना चाहिए।